अस्सलाम वालेकुम। ग्रेड 9 एंड मैट्रिक चैप्टर नंबर 10 हमने कर लिया था, उसकी वर्किंग भी समझा दी थी मैंने। अब हम उसके प्रॉब्लम्स पे आएंगे। प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम्स के हेडिंग डाल के आपको क्वेश्चन कॉपी करना है। अ ब्लॉक ऑफ मास 0.1 kg is attached to a spring and placed on a horizontally frictionless table. The spring is stretched 20 cm when a force of 5 is applied. द स्प्रिंग कांस्टेंट। ये हमारा प्रॉब्लम जो है कांस्टेंट वाला इलास्टिसिटी के चैप्टर में जो हमने डेरिवेशन की थी उससे रिलेट होगा। इस तरह से कॉपी करेंगे। कॉपी वर्क में आपको इस तरह समझा देती हूँ। डाटा डालेंगे, फिर गिवन की जो हमारे पास जो चीज़ें गिवन है, मास गिवन है 0.1 kg, डिस्टेंस गिवन है x, वो कितने सेंटीमीटर गिवन है उसको मीटर में चेंज करें डिवाइडेड बाई 100 करके, और फोर्स इतने गिवन है। फिर हमें मालूम क्या करना है, k कांस्टेंट, f इज इक्वल टू के एक्स, के की वैल्यू करनी है, एक्स एफ के नीचे चला गया, एफ अपॉन एक्स इज इक्वल टू के, एफ की जगह पर 5 और के की जगह पर 0.2। दिस इज़ आवर आंसर। क्वेश्चन आपको हम सारे प्रॉब्लम्स इसी न्यूमेरिकल इसी पैटर्न पे सॉल्व करने हैं। डाटा की हेडिंग डालनी, देन गिवन जो हमारे पास गिवन है, फिर रिक्वायर्ड, फिर सोल्यूशन फार्मूला। लास्ट में यूनिट ज़रूर लिखना है। अच्छा, 10.2 को छोड़ दें, 10.2 मैं बाद में समझाऊंगी। 10.3 कंटिन्यू कर लेते हैं। A steel wire 8 मीटर लॉन्ग एंड 4 मिलीमीटर इन डायमीटर। एक वायर की बात कर रहे हैं जो कि इतना लंबा है और इतना है, वो एक हॉरिजॉन्टली उसको एक फिक्स कर दिया गया है रिजिड सपोर्ट, दो तरफ सपोर्ट से। तो कैलकुलेट द इंक्रीज इन टेंशन व्हेन द टेम्परेचर फॉल्स बाय 10 डिग्री। थोड़ी देर बाद उसका टेम्परेचर 10 डिग्री कम होता है तो उसकी हमें टेंशन मालूम करनी है। टेंशन बेसिकली क्या होती है, टेंशन इज़ द काइंड ऑफ फोर्स। सबसे पहले हमें L कितना है ये लिखना है, डायमीटर है 4 मिलीमीटर। 4 मिलीमीटर को हमने मीटर में चेंज किया डिवाइड बाय 100 करके, सही। अब इसको डायमीटर को रेडियस से डिवाइड करने के लिए 2 से डिवाइड करें, तो 4 को जब 2 से डिवाइड करें तो ये 2 × 10 के पावर -3। आप लोग चाहें तो इनको सेपरेट स्टेप्स में कर दीजिएगा, मेरे पास स्पेस कम था। डायमीटर मिलीमीटर में था, उसको हमने मीटर में चेंज किया, फिर उसको रेडियस मालूम कर दिया। डायमीटर और रेडियस में क्या होता है, डायमीटर अपॉन 2, यानी इसको हमने 2 से डिवाइड कर दिया तो रेडियस बन गया। अब हमें रिक्वायर्ड क्या, टेंशन। टेंशन किसके बराबर होती है, फोर्स के। फोर्स इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब हमने अपना लीनियर एक्सपेंशन का फॉर्मूला लिखा, अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा एल, एल अपॉन डेल्टा टी। टी और डेल्टा टी इज़ द सेम। अच्छा, गिवन में मैंने यहाँ पे शायद टेम्परेचर मेंशन नहीं करा है, तो यहाँ पे टेम्परेचर भी आएगा 10 डिग्री, सही। हमें फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आउट हमें करनी है टेंशन यानी एफ। फोर्स कहाँ पर है, यहाँ पर फोर्स के लिए हमारे पास ये वाला फॉर्मूला होता है, y इज इक्वल टू एफ एल अपॉन ए डेल्टा टी। फोर्स हमारे पास है, लेंथ हमारे पास है, लेंथ हमारे पास है y डेल्टा टी। इनमें से हमारे पास क्या चीज़ मिसिंग है, क्या चीज़ मिसिंग है हमारे पास। अगर हम यहाँ से फोर्स कैलकुलेट करना चाहेंगे तो हमारे पास y भी मौजूद है, L भी मौजूद है, डेल्टा L मौजूद नहीं है। जब भी मैंने कहा है आपको कोई चीज़ मालूम करनी तो साइड पे उसका फॉर्मूला लिखना। जैसे हमने साइड पे फॉर्मूला लिखा, हमें मालूम क्या करनी है, f, यानी ये चीज़ हमें मालूम करनी है, तो ये बाकी चीज़ें हमारे पास नोन होनी चाहिए। लेंथ, अब हम लेंथ पे गए, वो भी गिवन है। y पे गए, y भी गिवन है, y भी क्वेश्चन में गिवन है। ये देखिए, ये रहा, y भी गिवन है, अल्फा भी गिवन है। अब a भी गिवन है। ए कैसे गिवन है, क्योंकि ए हमारे पास क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, तो वो भी गिवन है। डेल्टा एल, हमारे पास प्रॉब्लम आ रही है डेल्टा एल की, तो हम ये फॉर्मूला यूज़ करने से पहले डेल्टा एल का प्रॉब्लम है। अब हम डेल्टा एल किस तरह निकालेंगे, यहाँ से अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन एल डेल्टा टी। डेल्टा एल निकालना है, डेल्टा एल यहाँ रहा, एल और डेल्टा टी इस तरफ चलेगा, अल्फा से मल्टीप्लाई होगा। अल्फा की गिवन वैल्यू है 12 × 10 की पावर -6, एल है 8 और टेम्परेचर है 10। ये डेल्टा एल की वैल्यू आ गई। मैंने आपको कहा था जब भी एक्सपोनेंट के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे आप इसको छोड़ के इन तीनों डिजिट्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, 96 आ जाएगा। ये एज इट इज़ रहेगा। अब ये 9.6 था, इसको इस तरफ दो लेगा तो 9.6 × 10 की पावर -4 हो गया। इस तरह से भी लिख सकते हैं, इस तरह से भी सॉल्व हो जाएगा। समझ में आ गया। हमने डेल्टा एल क्यों मालूम करा, डेल्टा एल हमने इसलिए मालूम करा क्योंकि हम जब यंग मॉडल्स का फॉर्मूला लगाएंगे तो हमारे पास उसमें डेल्टा एल रिक्वायर्ड है। दिस इज़ नॉट द टी, दिस इज़ द डेल्टा एल। तो डेल्टा एल नहीं था हमारे पास, तो हमने यंग मॉडल्स का फॉर्मूला लिखा, y इज इक्वल टू एफ एल अपॉन ए डेल्टा एल। ए किसके बराबर होता है,
पाई आर स्क्वायर। ए किसके बराबर होता है? पाई आर स्क्वायर। ए की जगह पे हमने लिख दिया पाई आर स्क्वायर डेल्टा एल एफ एल। अब हमें जिसकी वैल्यू रिक्वायर्ड होती है एफ़ की, वो अपनी जगह पे रहेगा, बाकी ये नीचे से पूरी चीज़ें उठ के वाई से मल्टीप्लाई हो जाएंगी। और ये एल, जो एल है ये क्या हो रहा था यहाँ पे? एफ से मल्टीप्लाई, ये डिवाइड हो जाएगा। दोबारा से समझा देती हूँ, शुरू से इसको ओवरव्यू कर देते। हमारे पास एक स्टील के वायर की बात हो रही थी। वायर की जो 8 मीटर लॉन्ग थी और 44 उसका डायमीटर था, और उसको फिक्स थी वो हॉरिजॉन्टली एक जगह से फिक्स कर दिया था। अब उसमें जो टेंशन प्रोड्यूस हुई वो हमें बताना है, जबकि हमें अल्फ़ा गिवन है स्टील के लिए इतना और यंग मॉडल्स गिवन है इतना वाई। अब जो चीज़ हमें मालूम करनी थी टेंशन के लिए हमने फॉर्मूला देखा। जब स्ट्रिंग की बात है तो हमने यंग मॉडल्स का फॉर्मूला देखा, क्योंकि उसमें स्ट्रेन पैदा हो रहा था। यंग मॉडल का फॉर्मूला होता है एफ एल अपॉन ए डेल्टा एल। हमारे पास y भी मौजूद है, l भी मौजूद है, a भी हम निकाल लेंगे, डेल्टा l मौजूद नहीं है। सबसे पहले हम डेल्टा l कैलकुलेट करेंगे। डेल्टा l के लिए हमने कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन का फॉर्मूला लगाया, अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा l अपॉन l डेल्टा t। डेल्टा t भी गिवन है, अल्फा भी गिवन है, l जब हम इन वैल्यूज़ को पुट करा डेल्टा l आ गया। अब डेल्टा l यहाँ पुट करेंगे, सारी वैल्यूज़ यहाँ पुट कर देंगे, a की जगह पे पाई आर स्क्वायर रख देंगे। पाई की वैल्यू होती 3.14 और आर हमने यहाँ पे निकाला था 2 × 10⁻³ रेडियस को 2 से डिवाइड करके आर निकाल लिया था। ठीक है, अब देखें ये देखिए यहाँ पे हमने सारी वैल्यूज़ पुट करी। y की जगह पे 2 × 10⁻11, पाई की जगह पे 3.14, आर की जगह पे 2 × 10⁻³ का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 9.6 × 10⁻⁴। सारी वैल्यूज़ पुट कर दी। इस सबसे पहले इसका स्क्वायर सॉल्व करेंगे। 2 का स्क्वायर 4 और -3 से -6। अब क्या करेंगे, ये जो 10 की पावर्स हैं इनको एक तरफ लिख के तमाम नंबर्स को सॉल्व कर देंगे। जब हम तमाम नंबर्स को सॉल्व कर देंगे और उसको डिवाइड कर देंगे तो इस तरह से आंसर आ जाएगा। आपके सामने जब कैलकुलेटर होगा तो इसको ईजिली आप सॉल्व कर पाएंगे। इसके लिए साइंटिफिक कैलकुलेटर की ज़रूरत नहीं। जब आप 10 की पावर एक्सपोनेंट को सेपरेट सॉल्व कर देंगे तो ऊपर का हमारे पास इजीली सॉल्व हो जाएगा। अब हम चलते हैं 10.4 की तरफ। 10.4 आर 2 kg ऑब्जेक्ट, हमारे पास मास गिवन है 2 kg, सस्पेंडेड फ्रॉम अ कॉपर वायर 2.5 मीटर लॉन्ग। हमारे पास एक वायर पे हमने 2 kg का कॉपर वायर पे हमने एक मास को हैंग कर दिया है, जिस वायर का जो डायमीटर है वो 0.6 mm है। हाउ मच विल द वायर स्ट्रेच ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। जब उस पर मुसलसल फोर्स लगेगी तो जो 2 kg का मास था वो कितना स्ट्रेच होगा। स्ट्रेचिंग होगी यानी उस पर तार पे जब भी स्ट्रेस और स्ट्रेन की बात होगी हम यंग मॉडल्स के फॉर्मूले पे जाएंगे। मेथड पे ये हमने डाटा लिखा। गिवन में हमारे पास ये चीज़ें थी। डायमीटर था, यहाँ पे मैंने आपको क्लियर स्टेप्स वाइज बता दिया है। डायमीटर था, उसको मिलीमीटर से चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड करके मीटर में लाएँ। अब रेडियस निकालें। रेडियस के लिए कितना कर दे, d/2। लास्ट क्वेश्चन में भी मैंने यही करा था, तो मैंने आपसे एक ही लाइन में कर दिया था। ये मिलीमीटर को पहले मीटर में चेंज किया था, फिर रेडियस निकालने के लिए 2 से डिवाइड। यहाँ पे मैंने स्टेप्स में कर दिया। यंग मॉडल इतना कि रिक्वायर्ड है डेल्टा एल। वाई का फॉर्मूला क्या होता है, FL अपॉन A डेल्टा एल। FL अपॉन A डेल्टा एल। यहाँ पर हमारे पास जो फोर्स है वो मास फोर्स जो है वो उसकी वेट के इक्वल है, तो W इज इक्वल टू mg, y इज इक्वल टू mg L A डेल्टा एल। समझ में आया। इस फॉर्मूले में हमने क्या करा है, यहाँ पर फोर्स की बात हो रही थी, तो ये फोर्स क्या है, दिस फोर्स इज इक्वल टू द वेट। वेट का फॉर्मूला है mg, तो यहाँ पर लगा दिया यहाँ पे mg L अपॉन A डेल्टा एल। अब यहाँ पर हमारे पास A की जगह पर फिर पाई आर स्क्वायर लगाने वाले हैं हम। सही, जब हमने A की जगह पे पाई आर स्क्वायर लगा दिया तो फिर इसको इस तरह से सॉल्व कर लेंगे। ये देखें तमाम वैल्यूज़ पुट करी हमने। 2 × 10 mg ग्रेविटेशन की यहाँ पे 10 वैल्यू लिखी है इन 2.5। ग्रेविटेशन की वैल्यू हम 9.8 की जगह 10 इसलिए लिखते हैं क्योंकि हम साइंटिफिक कैलकुलेटर नहीं यूज़ करते। हम सिंपल कैलकुलेटर यूज़ करते हैं तो हमारा आंसर 10 से सॉल्व करना ईजी होता है। पाई की वैल्यू है 3.14, आर स्क्वायर की जगह इस पे पूरे पे स्क्वायर लगा दिया, ये हमारा आंसर। अब डेल्टा एल कैलकुलेट हो गया।
जब आपके हाथ में कैलकुलेटर होगा तो आप इजीली इस चीज़ को सॉल्व कर सकेंगे। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 10.5 पे चलते हैं। 10.5 रीड कर रही हूँ मैं। A block of mass 92 kg, a block of mass 92 kg and volume 0.031 मीटर क्यूब lies at the bottom of the sea। यानी एक बॉक्स, एक मास है, एक ब्लॉक है, उसका 92 kg वेट है और ये उसका वॉल्यूम है, वो ज़मीन के तह में पड़ा हुआ है, बॉटम ऑफ द सी में। तो उसको कितनी फोर्स नीडेड है टू लिफ्ट, ये जो है डेंसिटी ऑफ वाटर गिवन है, हम उसको कितनी फोर्स लगा के ऊपर से उसको ऊपर ला सकते हैं। मतलब ये जो मैंने बताया था इसमें अपथ्रस्ट रिक्वायर्ड होती है, यानी कि जो भी हमारी बॉडी पानी के नीचे है उसको ऊपर आने के लिए पानी की जो अपर सरफेस है अपथ्रस्ट उसके जैसे इक्वल वेट करना पड़ता है। सबसे पहले मैंने आपको डाटा बनवाया है। मास है 92 kg, वॉल्यूम है 0.031, डेंसिटी ऑफ वाटर गिवन, रिक्वायर्ड है फोर्स। अच्छा, जब मैंने आपको ये टॉपिक पढ़ाया तो मैंने आपको बताया था जो चीज़ पानी से बाहर आने के लिए जो उसका अपेरेंट वेट होता है, एक्चुअल वेट में से अपथ्रस्ट यानी जो पानी फोर्स लगा, जो बॉडी का एक्चुअल वेट है ना वो, और उसमें से हमें माइनस कर देना होगा अपथ्रस्ट यानी जो वाटर वेट लगा रहा है, यानी जो बॉडी के वेट में से वाटर का वेट को माइनस कर देंगे तो हमारे पास अपेरेंट वेट आएगा। ये अपेरेंट वेट बॉडी का इतनी, हमें इस वेट के जितनी फोर्स लगानी पड़ेगी उस बॉडी को ताकि वो ऊपर आ जाए। क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है। क्वेश्चन समझ लेंगे कि एक हमारे पास वुडन एक ब्लॉक है, 92 kg उसका वेट है और इतना उसका वॉल्यूम है, वो पानी के नीचे सतह में पड़ा हुआ है। अब उसको ऊपर लाने के लिए हमें कितनी फ़ोर्स चाहिए, तो कितनी फ़ोर्स चाहिए, उसके मास के जितनी फ़ोर्स एटलीस्ट उसको चाहिए। अब मास कौन सा, पानी के ऊपर की सतह पे जो मास होगा उसका वेट होगा, या पानी के बॉटम की सतह पे, या जो उसका वैसे ही ज़मीन में मास है। तो इसका अपेरेंट वेट यानी पानी में उसका कितना वेट, हमें कितनी वेट के बराबर फोर्स चाहिए वो कहलाता है अपेरेंट वेट। एक्चुअल वेट में से अपथ्रस्ट को माइनस कर, यानी अपथ्रस्ट का जो पानी उसमें मुसलसल वेट फोर्स लगा रहा है वो, और बॉडी का वेट। सबसे पहले एक्चुअल वेट ऑफ ब्लॉक, बॉडी का वेट मालूम करेंगे। W = mg, मास इतना रखा 92, ग्रेविटेशन में 10 रख दी। W = हमने सबसे पहले ब्लॉक का वेट मालूम करा। चले हमने एक बॉडी के ब्लॉक का वेट मालूम करा, फिर हमने वाटर का वेट मालूम करा। वाटर का वेट कैसे मालूम करा, वाटर का अपथ्रस्ट कैसे मालूम करा। अपथ्रस्ट का फॉर्मूला होता है ρgh। हमने जब अपथ्रस्ट का फॉर्मूला पढ़ा था तो ρgh फॉर्मूला था, h इन केस ऑफ द हाइट बट v इन द केस ऑफ द वॉल्यूम। यहाँ पे हमें वॉल्यूम गिवन है तो ρgv गिव हो गया फॉर्मूला। ρgv फॉर्मूला कैसे हो गया, इसका अपथ्रस्ट ऑफ द वाटर का फॉर्मूला होता है ρgh। हमने यहाँ पे जब डेरिवेशंस की थी ये फॉर्मूला पढ़ा था, साइड पे लिख रही हूँ, लिखना नहीं है आपको। तो यहाँ पे हमारे पास h नहीं गिवन, वॉल्यूम गिवन है तो ρgv। रॉ हमारे पास गिवन है, डेंसिटी ऑफ वाटर गिवन है, उसको रॉ से रिप्रेजेंट करते हैं, जी की जगह पे 10 आ गया और वॉल्यूम हमारे पास गिवन है। हमने एक्चुअल वेट भी मालूम कर लिया और अपथ्रस्ट भी मालूम कर। जब हमने अपथ्रस्ट मालूम कर ली तो हम फॉर्मूला लगाएंगे अपेरेंट वेट इज इक्वल टू एक्चुअल वेट माइनस अपथ्रस्ट। एक्चुअल वेट कितना है 920, अपथ्रस्ट कितना है 390, तो इसका मतलब है 600 न्यूटन उसका वेट है। इतनी फोर्स कोई लगाएगा तो बॉडी ऊपर आ सकती है। मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि अगर कोई चीज़ पानी के अंदर होती है तो वो उसका वेट उसको ऊपर लाने के लिए तो इतना आपको पानी की जितना वेट उसका डिस्प्लेस करना पड़ेगा तो ही वो ऊपर आ सकेगी, उसके लिए उसका वेट रिक्वायर्ड है। अब उसका पानी के अंदर जाके कितना वेट है, इसके लिए हमें ये अपेरेंट वेट कहलाता है। अपेरेंट वेट का मतलब क्या है, एक्चुअल में से हमें अपथ्रस्ट माइनस कर दें। अपथ्रस्ट का फॉर्मूला होता है ρgh। h यहाँ पे क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ये वॉल्यूम में डील करे तो ρgv हो गया। रॉ इज़ द साइन फॉर द स्पेसिफिक ग्रेविटी। ये सनी लिख रहे हैं, समझाने के लिए लिखा था। यहाँ से लेकर आपको यहाँ तक करना है। टेन 10.6 क्वेश्चन रीड कर रही हूँ। अ कैनाल लॉक गेट, कैनाल यानी एक जो नहर है उसका जो लॉक गेट है वो इतना चौड़ा है, इतना गहरा है। कैलकुलेट द अपथ्रस्ट एक्टिंग ऑन अज्यूमिंग दैट वाटर कैनाल लेवल ऑन टॉप ऑफ द गेट डेंसिटी। एक मतलब कैनाल गेट है, उस पर अपथ्रस्ट मालूम करनी है वाटर की, जो उस पर वो फोर्स अप्लाई करे। सबसे पहले क्या करेंगे, डाटा कैसे बनाएंगे। गिवन है लेंथ, हाइट और ब्रेथ। विड्थ और ब्रेथ इज़ द सेम, तो लेंथ गिवन है, हाइट गिवन है, ब्रेथ गिवन है, और ये अपथ्रस्ट मालूम करना है। अपथ्रस्ट का फॉर्मूला क्या था, ρgv। अपथ्रस्ट का फॉर्मूला क्या है,
रॉ जी वी। अब वी नहीं है हमारे पास, सबसे पहले हम वी मालूम करेंगे। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लेंथ है 10, ब्रेथ है 10, हाइट है 10। ये हो गया 1000 सेंटीमीटर क्यूब। अब अपथ्रस्ट किस में गिवन है? रॉ जी वी। रॉ का फॉर्मूला है, रॉ हमारे पास गिवन है 1000, जी हमारे पास गिवन है 9.8 या 10 रखेंगे। मैंने आपको बताया था 9.8 से हमारे सोल्यूशन में थोड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी, 10 रखेंगे 1000। ये जिससे ज़्यादा आंसर बेसिकली क्या करा, 10 के 1 2 3 4 5 6 7 6 10 की पावर 6 है, 6 जीरो की जगह यहाँ पे 6 कर दिया और 10 लिख दिया ऐसे। टोटल 7 जीरो, तो 10 की पावर 6 न्यूटन में आंसर दे दिया। दिस इज़ द सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम 10.6। यहाँ पर ये जो कन्फ्यूजन है ये मैंने आपको बताया है कि 9.8 वैल्यू भी रख सकते हैं, 10 भी रख सकते हैं। बुक का आंसर 9.8 से शायद नहीं आएगा तो आपको 10 रखनी पड़ेगी। अगर आप 9.8 रखेंगे तो हमारा एग्जैक्ट बुक वाला आंसर बन जाएगा 9.8 इंटू 10 की पावर 6। अगर आप वैल्यू 9.8 रखेंगे तो ये आंसर आएगा और वैल्यू 10 रखेंगे तो ये आंसर आएगा। ये 10 की वैल्यू से आंसर है और ये 9.8 से, जो आप लोग रखना चाहें। जब आपने अपथ्रस्ट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो ये प्रॉब्लम्स इजीली सॉल्व हो जाएंगे। प्रॉब्लम नंबर 10.8 की तरफ मूव करती हूँ। 10.3 और 10.2 और 10.7 मैंने छुड़वाया है, वो मैं आपको बाद में समझाऊंगी। 10.8 समझ लेते हैं। अ कॉर्क ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.1 फ्लोट्स ऑन अ वाटर। एक किसी बॉटल का कॉर्क है, उसकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो 0.15 है, तो वो वाटर पे फ्लोट्स करता है और वाटर की स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.05, 10 cc अबव द सरफेस। यानी वाटर की ग्रेविटी बताई, वाटर की स्पेसिफिक ग्रेविटी बताई तो है, लेकिन 10 cc अबव द सरफेस, यानी 10 cc अबव द सरफेस है, वो वाटर सरफेस से थोड़ा सा ऊंचा है। हमें मास मालूम करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, गिवन क्या है हमारे पास? स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ कॉर्क, उसको हमने रॉ 1 कर दिया। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर, उसको हमने रॉ 2 कर दिया। वॉल्यूम हमें अबव द सरफेस 10 cc, यानी जो हमारी सरफेस ऑफ वाटर है ना उससे 10 cc की ऊंचा वॉल्यूम गिवन है। मास ऑफ कॉर्क मालूम करना है। अब मास के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो होता है मास रॉ इज इक्वल टू mv। यहाँ पर हमें एक कंडीशन गिवन है कि वो जब मास उस पर फ्लोट कर रहा है तो उसकी कंडीशन क्या है कि वो उस पर अपथ्रस्ट के इक्वल है। कंडीशन क्या है कि कोई चीज़ अगर पानी के सरफेस पे फ्लोट करे तो इसका मतलब है उसका वेट जो है वो अपथ्रस्ट के इक्वल है, तभी वो फ्लोट करने के काबिल हुई है। कोई चीज़ पानी पे कब फ्लोट कर सकती है? जब उसका वेट अपथ्रस्ट के इक्वल हो। इस कंडीशन को हम यूज़ करेंगे अपना सवाल सॉल्व करने के लिए। वेट ऑफ कॉर्क कितना हो गया? रॉ जी वी। हमारा फॉर्मूला वही चल रहा है, रॉ जी वी इज इक्वल टू रॉ जी वी। इसका वी कितना है अपथ्रस्ट का? वी माइनस 10, यानी उसमें से 10 cc माइनस कर दिया क्योंकि 10 cc हमें अबव मौजूद है, तो हमने इसको 10 से वी हमारा हो गया -10। दो तरह के वेट गिवन हैं, दो तरह की डेंसिटीज़। वाटर हमारे पास उसकी डेंसिटी ये चीज़ चल रही है यहाँ पर, और ये चल रही है कॉर्क की डेंसिटी जी वी। अब दोनों तरफ जी है, जी से जी कैंसिल हो गए, वी यहाँ पर भी मौजूद है, वी यहाँ पर भी। रॉ की हमने वैल्यू लिख दी वी, ये जो रॉ की वैल्यू ना 1.025, ये इस वी से मल्टीप्लाई हो गई, तो यहाँ पर हो गया 1.025 वी माइनस 10.25। सही, ये यहाँ पर। अब हमें कैलकुलेट करना है वी, वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। एक वी इज इक्वल टू के इस तरफ है, एक वी इज इक्वल टू के इस तरफ है, तो ये वाला इज इक्वल टू के इस तरफ वाला इस तरफ चला जाएगा। 0.15, यहाँ ये प्लस था, यहाँ माइनस हो गया, और यहाँ पर बच गया माइनस 10.25। ये भी आंसर माइनस में आया, ये भी आंसर माइनस में, इसका मतलब माइनस माइनस होगा एक दूसरे से कैंसिल। अब वॉल्यूम की वैल्यू निकालनी, जिसकी वैल्यू निकालनी होती है उसको सेपरेट करते हैं। यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको डिवाइड कर देती हूँ, ये आ गया डिवाइड का आंसर। अब ये आंसर आ गया वी का। हमें बेसिकली मालूम क्या करना था? मालूम क्या करना था? मास। मास के लिए चाहिए था हमें रॉ और वी। रॉ हमारे पास गिवन था जबकि वी हमारे पास नहीं था। ये सारी मेहनत हमने किस लिए बात की थी? वी मालूम करने के लिए की थी। तो अब इसको इस तरह से कंटिन्यू करेंगे। कॉपी वर्क भी शो कर देती हूँ, ये देखिए, रॉ इज इक्वल टू एम वी। मास मालूम करना है, मास की जगह पे ये 0.15
कॉर्क का मास है तो कॉर्क की ग्रेविटी लगाएंगे यहाँ पर। ये एक दफ़ा दोबारा से समझा देती हूँ उस क्वेश्चन को। अ कॉर्क ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.15 फ्लोट्स ऑन वाटर। एक कॉर्क है जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.14 है, वो पानी में फ्लोट कर रहा है, जबकि उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी वाटर की कितनी है 1.025 विद 10 cc, यानी पानी की जो सरफेस है उससे 10 cc अबव है। कैलकुलेट द मास ऑफ द कॉर्क। अब हमें मास ऑफ द कॉर्क मालूम करना है। हमने जैसे ही मास के लिए हमने कहा डेंसिटी का फॉर्मूला लगता है मास के लिए, मास अपॉन वॉल्यूम। ओ मास तो गिवन है, हमारे मास तो हमें कैलकुलेट करना है, डेंसिटी भी गिवन है, क्या चीज़ प्रॉब्लम करी, वॉल्यूम। इस वॉल्यूम के लिए हमने जो गिवन एक कंडीशन दी थी कि वो पानी पे कॉर्क फ्लोट कर रहा है, तो हमने उस कंडीशन को यूज़ करा कि वेट ऑफ कॉर्क इज इक्वल टू अप थ्रस्ट, यानी जो पानी का वेट है वो अप थ्रस्ट के बराबर है। क्यों? क्योंकि वो फ्लोट कर रहा है। फ्लोट करने की कंडीशन ही यही है कि वेट ऑफ कॉर्क जो होगा वो अप थ्रस्ट के इक्वल होगा। वेट ऑफ कॉर्क के लिए रॉ जी एच, कॉर्क के लिए उसके लिए अप थ्रस्ट का फॉर्मूला क्या लगाते हैं, रॉ जी एच। एच हमारी हाइट की कंडीशन में होता है, जब हाइट नहीं गिवन होती तो वॉल्यूम होता है, तो रॉ जी वी। इधर भी रॉ जी वी। यहाँ पे -10 क्यों आ गया, क्योंकि 10 मीटर अबव गिवन था, तो सरफेस पे लाने के लिए उसको -10 कर दिया। अब मैं आपसे कहूँ कि आपको आप इस वक्त 10 मीटर की सीढ़ी पे चढ़े हुए हैं, तो आप ग्राउंड से कितने होंगे, ग्राउंड से कितनी हाइट में होंगे आप, जब आप ग्राउंड में आएंगे तो -10 करेंगे ना। इसी तरह से ये 10 अबव गिवन था तो हमने इसको माइनस कर दिया। रॉ जी वी कहाँ से आया, समझ में आया। हमारे पास जो फॉर्मूला था वो रॉ जी एच होता है, लेकिन इन केस ऑफ द वॉल्यूम वो होता है रॉ जी वी। रॉ जी वी, ये 10 ऊपर गिवन था, सब अबव द सरफेस गिवन था, उसको सरफेस पे लाने के लिए -10 कर दिया। अब रॉ की जगह गिवन वैल्यू लगा दी 0.15। जी से जी कैंसिल होगा, दोनों तरफ जी मौजूद थे, इस जी को इधर लेकर आएंगे, कैंसिलेशन हो जाएगी। वी की जगह पर हमारे पास वी रहा, इस तरह से भी यहाँ पर भी वैल्यू पुट कर दी, रॉ की जगह पे ये v -10। अब ये जो बेसिकली है ये इससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है और इससे भी मल्टीप्लाई, इनको इससे मल्टीप्लाई और इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास आ गया 0.15 v माइनस वी। अब मैंने क्या करा यहाँ पर कि ये मुझे वैल्यू मालूम करनी थी, किसकी वैल्यू मालूम करनी थी, इज इक्वल टू मिसिंग है बीच में से ना, हमें एक वैल्यू मालूम करनी थी v की, तो हमने v को एक तरफ कर दिया, ये वाला v भी हम इस तरफ ले गए। अब जब 2v माइनस हुआ तो ये 0.875 इज इक्वल टू 10.25। अभी 2v माइनस में दोनों तरफ है, तो इसका मतलब ये माइनस आपस में कैंसिल हो गए। v को सेल कैलकुलेट करना तो ये 0.875 इसके नीचे चला गया, जब हमने इसको डिवाइड कर दिया तो ये आ गया। अब हमारा जो वॉल्यूम आया तो अब हम यहाँ से मास निकाल लेंगे। क्वेश्चन थोड़े ट्रिकी भी हैं, थोड़े लेंदी भी हैं, थोड़े कॉन्सेप्चुअल भी हैं, इसकी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। उसके अलावा भी आपसे कोई प्रॉब्लम हो तो यू कैन कम टू स्कूल एंड विजिट अस। अच्छा, इसके 3 क्वेश्चन मैंने छुड़वाए हैं, 10.7, 10.2 और 10.9। आई होप कि जब तो स्कूल ओपन होंगे तो हम फेस टू फेस कर लेंगे, वरना उसके लिए मैं अलग वीडियो अपलोड कर दूँ। थोड़े कॉन्सेप्चुअल है, आपने देखा होगा 10.9 में पूरी डेरिवेशन मौजूद है। डेरिवेशन को समझाने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो ये मैं आपको बाद में कराऊंगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।